सूत्र देकर जा रहा हूं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जो भी घर से काम करने निकले, ये समझना मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए। पता नहीं लोग दुखी क्यों हैं। तुम जिस समय पैदा हुए हो, ये दुनिया का सबसे सुंदर समय है। तुम जिस जगह पैदा हुए हो, दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। तुम जो काम कर रहे हो, ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। हिंदी की कविता जो 1100 रुपए में थी, आपने जो पुराने लोग होंगे 1970 और 60 की हिंदी फिल्में देखी होंगी। 1960 की और 70 की हिंदी फिल्मों में जो हीरो होता था, राजेंद्र कुमार हो, धर्मेंद्र हो, एक शायर उनका दोस्त होता था महमूद, जॉनी वाकर। वो गरीब आदमी होता था और उसका एक ही काम होता था कि वो सबको शायरी सुनाना चाहता था और कोई उसकी शायरी सुनना नहीं चाहता था। जब मैंने सन 2000 में यह काम शुरू किया कि मुझे सार्वजनिक रूप से कविताएं सुनानी हैं, तो मैंने उस दिन तय किया कि अब शायर चप्पल में नहीं घूमेगा, अब शायर तांगे में नहीं चलेगा, रिक्शे में नहीं चलेगा, अब शायर मर्सिडीज एस क्लास में चलेगा, चार्टर में चलेगा। और अगर लोगों का दूसरे का गाया हुआ दर्द बिक सकता है, तो मेरी जी हुई आत्मा का दर्द महंगा बेचा जाएगा। ये मैंने तय किया होगा। तात्पर्य यह है कि अगर आप तय कर लें कि आपको अपने आप को कैसे प्लेस करना है। मकान तो सब बना रहे हैं, फ्लैट तो सब बना रहे हैं, अलग अलग समूह के कई बिल्डर तो ये सामने बैठे हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में तय कर लें, बनाने वाले आप और बेचने वाले जो पीछे बैठे हैं, कि हमारे बीच का सामंजस्य क्या है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो आगे बैठे हैं सोफे वाले, इनको ये बात पता चलेगी, आप लोग भगवान करे जल्दी जान जाओ, इस देश में 1 करोड़ रुपए महीने कमाना बहुत मुश्किल काम है। घुटने लग जाते हैं साहब। मैं गुजरा हूं इससे, इसलिए मुझे पता है, आप सब तो गुजरे हैं ही। बहुत मुश्किल काम है। 1 लाख रुपए कमाना, 2 लाख रुपए कमाना, 5 लाख रुपए कमाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 1 करोड़ रुपए कमाना और नियमित रूप से कमाना मुश्किल काम है। लेकिन जब 15-20 करोड़ रुपए साल कमाने लगो, उससे 300 करोड़ के बिजनेस करना कोई कठिन काम नहीं है। 2 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो, एक अच्छा MBA मैनेजर रखो, 2 साल के अंदर आप 300 करोड़ के टर्नओवर के आदमी हो जाते हैं। क्या काम चल रहा है साहब? इस साल कंपनी का टर्नओवर कितना रहा? 300 करोड़, 400 करोड़, उसमें अपने 10 करोड़ ही हैं, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। अब उस 300 करोड़ के बाद आदमी की जद्दोजहद शुरू होती है। कभी पैर, कभी चादर, कभी चादर, कभी पैर। प्रोजेक्ट जब आता है, जमीनें ली जाती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, तो चादर छोटी लगती है। प्रोजेक्ट जब बिकना शुरू हो जाता है, तो चादर बड़ी लगती है। ऐसा लगता है कि अब तो मैं अमेरिका में काट दूं प्लॉट, यहां तो क्या लग रहा है भाई। इसी कश्मकश में 40-45 होने के बाद एक दिन शाम के खाने पे यहां थोड़ा दर्द होता है। शुरू में लगता है कि गैस हो गई, फिर दोस्त कहता है कि दिखा लो डॉक्टर को। तो डॉक्टर बताते हैं कि 2-3 नाली में कचरा जमा हो गया है, अब तेल छोड़ना पड़ेगा, चिंता छोड़नी पड़ेगी, स्ट्रेस छोड़ना पड़ेगा। यहां 50 आते आते जीवन में धर्म उतरना प्रारंभ होता है। फिर आप बच्चों से कहना शुरू करते हैं, बेटा हमने तो कर लिया, अब तो तुम लोग देखो आगे क्या हो सकता है। ये जो थकान है, सोच की थकान है, ये एक ही काम से दूर हो सकती है। उसे आज जीवन में उतार लोगे तो मैं दावा करता हूं कि आप थकान में नहीं आओगे। क्योंकि मैं इस हॉल में खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं कि मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूं। 17 वर्ष की आयु में मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था। आज मैं 54वें वर्ष में काम कर रहा हूं। खड़े होते समय उतनी ही एनर्जी रहती है जितनी आज से 34 साल पहले पहले कवि सम्मेलन में थी, आज भी उतनी है। और कोई नुकसान होने पर उदासी नहीं होती। मेरे 6-7-8 साल का कितना नुकसान हुआ है तुमसे बेहतर तो कोई जानता नहीं। लेकिन मेरा चेहरा देख लो और जो उस मलाई का फायदा चाट गए उनका चेहरा देख लो। मेरी प्रसन्नता देख लो और उनके दुख देख लो। मेरे सोशल मीडिया के नीचे तारीफें और आशीर्वाद देख लो और उनके सोशल मीडिया के नीचे गाली देख लो। सूत्र देकर जा रहा हूं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है।
काम को करना तो आनंद की तरह करना। मकान बनाना, मकान बेचना, फ्लैट बेचना तो ऐसे करना जैसे बैडमिंटन का मैच खेल रहे हो, जैसे घर पे बैठ के शतरंज खेल रहे हो, पत्नी ने पकौड़े बना दिए, 4 दोस्त आ गए। अगर तुमने काम को यह समझ के करा कि बड़ा मुश्किल काम, चाहे आपके चेयरमैन हो, चाहे पीछे बैठा हुआ, सबसे पीछे बैठा हुआ वो 100 फ्लैट बेचने वाला मेरा भाई हो, जो भी घर से काम करने निकले, ये समझना मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए। सदा अपने काम की तारीफ करना, अपनी कंपनी की तारीफ करना। अगर ये कहते रहे कि बड़ा मुश्किल है, बहुत खराब माहौल है, रिसेशन आ गया, अब तो बिक ही नहीं रहा, प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया है, तो ये दुख तुम्हारे जीवन में परिणाम दुख ही लाएगा। और अगर किसी ने भी रात को उठा के भी पूछा कि काम कैसा चल रहा है, अरे बड़ी लक्ष्मी की कृपा है, माता की बड़ी कृपा है, रस बरस रहा है, 5 प्लॉट बेच दिए, 6 और बेचूंगा, बहुत शानदार हो जाएगा, आगे चलने वाला हूं, यही सुख तुम्हारे जीवन में सुख बनकर उतर जाएगा। मुझे लोग मिलते हैं दुखी, मैं उनसे कहता हूं कि क्यों दुखी हो? मेरे काम को लेके मुझसे ज्यादा दुनिया दुखी है। एयरपोर्ट पे जाता हूं तो सीआईएसएफ वाला मुझसे कहता है, भाई साहब बड़ा बुरा हुआ, पार्लियामेंट में दिखने चाहिए थे आप। मैंने कहा जो दिख रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया? हरियाणा का एक लड़का स्कूल में पढ़ता था, 4th क्लास में, एक दिन छुट्टी मार दी, अगले दिन गया तो अध्यापक ने कहा, तू कल क्यों नहीं आया था? बोले गुरुजी कल मन नहीं था। अरे बोले कल भी आना चाहिए था। बोले हाँ गुरुजी नहीं आ पाया था। अरे बोले तुझे कल आना चाहिए था। लड़के को आया गुस्सा, बोले जो कल आए थे उन्हें कौन कलेक्टर बना लिया था ने? अरे आज पढ़ लूंगा। इतने दुखी लोग हैं। अब मैं कहता हूं जो चला गया, जो नहीं मिला, जिसकी संभावनाएं थी, जो हो सकता था, उसे गिनने के बजाय मैं गिनूं कि मुझे मिला क्या। पता नहीं लोग दुखी क्यों हैं। तुम जिस समय पैदा हुए हो दुनिया का सबसे सुंदर समय, तुम जिस जगह पैदा हुए हो दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, तुम जो काम कर रहे हो ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। पहले लोगों ने क्या किया था ये भूल जाओ। मेरे से भी लोग कहते थे, मैं जब आया कवि सम्मेलनों में आज से 30 साल पहले, तो मेरी एक दोस्त थी, कवित्री थी, कविता पढ़ती थी ग्वालियर की, तो मैं गीत भी सुनाता था और हंसाता भी था लोगों को। तो एक जगह है मैयर, जहां सरस्वती देवी का मंदिर है मध्य प्रदेश में, वहां के कवि सम्मेलन में हम लोग थे और मैयर की मां के सीढ़ियां चढ़ रहे थे दर्शन करने के लिए। तो वो लड़की मुझसे बोली कि कुमार तू कंफ्यूज आदमी है। मैंने कहा कैसे? बोले तू तय नहीं कर पा रहा है कि तुझे क्या बनना है। उस समय कवि सम्मेलनों के 2 सुपरस्टार पोइट थे जो सबसे बड़े स्टार थे। मैंने कहा मैं तेरी बात नहीं समझा। बोली तू तय तो कर कि तुझे सुरेंद्र शर्मा बनना है कि गोपाल दास नीरज बनना है। मैंने कहा ये तो दोनों बन गए, सुरेंद्र शर्मा बन गया, गोपाल दास नीरज बन गए, तो बन गए। बोले तुझे क्या बनना है? मैंने कहा मुझे कुमार विश्वास बनना है। आज तो आपने ताली बजाई, लेकिन उसने मुझसे यह पूछा था ये क्या होता है कुमार विश्वास? एक ब्रांड तो तय करना पड़ेगा। आज वो मिलती है तो मुझसे कहती है कि हिंदुस्तान का हर कवि लगभग कुमार विश्वास बनने की कोशिश करता है। और जो भी कवि मुझसे पूछता है कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, मैं उससे कहता हूं मेरे जैसा मत बन, मैं बन चुका, तू अपने जैसा बन, जो तू है। तो जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं वो सब मॉडल हैं आने वाले कल के लिए, अगर खुद पर काम करना शुरू कर दें। जिन्होंने दुनिया में बड़ा काम करा है उनमें क्या सुरखाब के पर लगे हैं, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम करा है। इस देश में जितने सबसे बड़े लोग हुए हैं पिछले कुछ समय में, उनकी जीवन जाके देखिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनमें से कुछ लोगों के साथ मैंने जीवन का कुछ पल बिताया है। तुमसे और हमसे अतिरिक्त सामान्य पृष्ठभूमि में पैदा हुए, पर हरियाणा में बैठे हुए सारे लोगों, इस ग्रुप में बैठे हुए लोगों, मैं तुमसे यह कहने आया हूं, तुम सबके अंदर एक बजरंगबली है, एक हनुमान है। मैं जामवंत हूं जो उसे पहचान दिलाने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं। मैं जब भी कोई नया काम शुरू करता हूं, मेरे पिताजी मेरी पत्नी से पूछते हैं कि अब क्या परेशानी है इसे। मेरे पिताजी को मुझ पर सदा शंका रहती है कि यार ये पता नहीं क्या करेगा। मैंने अभी पिछले दिनों, कोरोना के दिनों में जो जो काम किया आपने देखा होगा, 2500 जगहों पर कोविड सेंटर खुलवाए। उसी बीच मैंने अपने फार्म हाउस पर एक फिल्म लिख दी
तो मेरे पिताजी ने मेरी पत्नी से पूछा, इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है, इतनी लोकप्रियता है सब दुनिया में, और क्या चाहता है? मेरे दोस्त भी पूछते हैं कि क्या चाहता है, हिंदी के कवि को और क्या चाहिए? मैं कहता हूं कि ब्राजील के बीच पर, समुद्र तट पर, जिस दिन ब्राजीलियन लड़कियां सनबात करती हुई कोई दीवाना कहता है गा रही होंगी, उस दिन मैं मानूंगा कि मैंने आधा काम कर दिया। और आपने देखा कि तंजानिया में कुछ लोग गा रहे थे, वीडियो बड़ा वायरल हुआ। फिलीपींस में कुछ बच्चे गा रहे थे, बड़ा वायरल हुआ। यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। पर हां, इस बीच एक बात और ध्यान रखना, एक शब्द है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, और एक है ग्रीड, लालच। महत्वाकांक्षा अनंत रखना और लालच जीरो रखना। हमने उल्टा कर दिया है, हमारा लालच बढ़ गया है, महत्वाकांक्षा जीरो हो गई। हमको लगता है इसी में कम जाए, इसी में हो जाए, यहीं से निकालना। नहीं, ये मत करो। आप अपनी महत्वाकांक्षा को तो आकाश पर रखना, अपने लालच को जीरो रखना, क्योंकि जो आप नहीं देखते वो ईश्वर देखता है, वो भाग्य देखता है। मैं अपने जीवन में जनता की नजरों में 3 बार 3 जगहों से पराजित हुआ हूं, और 2 बार जब पराजित हुआ, 3 बार जब पराजित हुआ, तीनों बार उन पराजयों ने मुझे ज्यादा बड़ी चीजें दिलाई। इसलिए अगर कोई नुकसान हो जाए, आप लोगों कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए, किसी में आपकी रिकवरी कम आए, तो यह समझना कि भगवान आपको किसी बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, चाहे आगे आपके चेयरमैन बैठे हो, चाहे पीछे आपके यहां का सामान्य कर्मचारी बैठा हो, चाहे मेरी व्यवस्था में लगे हुए साथी जो मुझे लेके आए वो बैठे हो, एक बात ध्यान रखना, कितने भी बड़े पद के हो और कितने भी बड़े ज्ञान के हो, जिस संस्थान में काम कर रहे हो उससे बड़े नहीं हो। अगर उससे बड़े बनने की कोशिश की तो संस्थान छोटा रह जाएगा और तुम समाप्त हो जाओगे। प्रधानमंत्री कल परसों बाहर से बोल के लौटे हैं, तो प्रधानमंत्री के कुछ निंदक उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा कहना है कि देश में आप उनके खिलाफ चुनाव लड़िए, देश में आप उनके खिलाफ प्रचार करिए, खूब एक दूसरे से तू मैं करिए, वो करते ही हो, मेरे कहने से क्या रोकोगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो वो किसी पार्टी का नेता नहीं होता, वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि होता है। उसके साथ जो व्यवहार होता है वो भारत के कारण होता है। और प्रधानमंत्री को भी इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि वो सोचें कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। 140 करोड़ लोगों ने अपना विश्व भर में जाकर अपना पराक्रम सिद्ध किया, उस पराक्रम के प्रतिनिधि होने के कारण आपका सम्मान हो रहा है। क्योंकि हमारे बेटे बेटियों ने दुनिया में जाकर इतना अच्छा काम किया है कि आप भी विदेश जाते होंगे। मैं जाता हूं कुर्ता पजामा पहनकर, मैं जाता हूं धोती पहनकर लंदन की ट्यूबलर में, तो ट्यूबलर में बैठा हुआ पड़ोसी मुझसे मेरा कपड़ा देख के पूछता है, कुछ हिंदुस्तानी फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, कुछ पाकिस्तानी आ जाते हैं, तो आश्चर्य में पूछता है फ्रॉम विच कंट्री यू आर। मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम इंडिया। तो बड़े मुस्कुरा कर कहता है इंडियंस वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इस देश के प्रतिनिधि होने के कारण आपको आदर मिल रहा है। देखो, आज से 75 साल पहले हम 2 भाई एक साथ आजाद हुए थे। मुझे गर्व होता है ये कहने में कि दुनिया में हम जिस देश में भी गए, चाहे वीजा लेकर गए, चाहे नागरिकता लेकर गए, कितने गौरव की बात है कि उस देश के खिलाफ होने वाले किसी काम में किसी भारतीय का नाम नहीं आता। और अगली बात दुखद है, लेकिन आप हंसोगे भी और रोगे भी। एक हमारा भाई आजाद हुआ था। दुनिया में कहीं कोई फजीता हो, कहीं कोई बम फटे, कहीं कुछ हो, बिना ढूंढे पता चल जाता कि इनके 4 आदमी थे। ये क्या है? ये अंतर है क्रिएटिव होने में और डिस्ट्रक्टिव होने में। अगर टीम में आप कमियां ढूंढने लगो, ये खराब करता है, ये इसने ऐसे कर दिया, इस पर ऐसा नहीं हुआ, कोई काम नहीं होगा।
हम में से बहुत सारे लोग इस अहंकार में रहते हैं कि हम संगठन से बड़े हैं, हमें जो काम सौंपा गया है इससे भी बड़े हैं हम। दो लोगों का मैं उदाहरण देता हूं जिनकी संगठन क्षमता ने यह बताया कि पृथ्वी पर आकर मनुष्य रूप में रहकर भी आप भगवान बन सकते हैं। पहले तो राम, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज में, अपने साथ काम करने वाले लोगों में इतना भरोसा बोया है कि उनका हर व्यक्ति अपनी निजी महत्ता भूलकर उनके काम के लिए समर्पित हो चुका है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये सोफे पर बैठे हुए सीनियर्स के लिए बोल रहा हूं। आपकी साइट पर अभी केवल एक दरवाजा लगा है, उस दरवाजे पर गेट पर बैठने वाले 15,000 16,000 का जो गार्ड है, उसके अंदर भी आपकी कंपनी को लेकर वैसी ही मोहब्बत होनी चाहिए जैसी आपके अंदर है। और ये कहने से नहीं होगी बॉस, ये जिस दिन आप उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका हालचाल पूछ लोगे, उस दिन वो मानेगा कि सेठ की कंपनी नहीं है, मेरी भी कंपनी है, मेरा भी काम है। अब टीम, भरोसा करना, जिसको जो काम सौंप दिया, सौंपने वाला उस पर भरोसा करे और करने वाला उसे ऐसा करे कि मुझे करके ही देना है। सबसे बड़े टीम बिल्डिंग का काम मैं देखता हूं, एक 15 साल का लड़का है ब्रज में, इंद्र ने बारिश कर दी, इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि पूरा ब्रजमंडल डूबने लगा। उस 15 साल के युवक ने अपने साथ के सारे युवकों को इकट्ठा किया और ब्रजमंडल की अकेली पहाड़ी के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि पूरा ब्रज वहां चौमासे में 5 महीने जाकर बैठ गया, पानी को उतरना पड़ा और इंद्र को हारना पड़ा। इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब है इंद्र माने राजा। अगर राजा भी अहंकार में हो और आप सामान्य लड़के भी हो, अगर एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ बांध लिया तो दुनिया के हर एक राजा को पराजित होना पड़ेगा और आपकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। ये जो टीम स्पिरिट है भगवान कृष्ण की, तो अगर टीम स्पिरिट आप में रही तो आप विश्व विजेता बन जाओगे। क्रिकेट देखते हो? देखते हो भाई, क्रिकेट देखते ही हो। सौरभ गांगुली से पहले हिंदुस्तान की टीम में वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन होता था, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर होता था, वर्ल्ड का नंबर 1 विकेट कीपर होता था, और हम वर्ल्ड कप में लीग में हार जाते थे क्योंकि लोग बाग अपने पर्सनल कामों के लिए खेलते थे। लोग बाग खेलते थे स्कोर कितना हो रहा है। सौरभ गांगुली पहले कप्तान आए जिन्होंने कहा कि कोई भी हो, टीम के साथ खेलना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत कपिल देव जी ने भी की थी, उस समय भी कुछ लोग अपना ही खेलते थे। टीम ने साथ खेलना शुरू किया तो हम विश्व कप भी जीतने लगे, एशिया कप भी जीतने लगे, चैंपियंस भी जीतने लगे। आज चाहे राजनीति हो, चाहे समाज का कोई क्षेत्र हो, बिना टीम के होगा नहीं। और यह शास्त्र कह गया है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में आपकी रिलेशनशिप की, आपकी एसोसिएशन की शक्ति हो। तुमको 50 साल बाद तुम्हारा पोता कैसे देखे? लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतना सच क्यों बोलते हो? प्रधानमंत्री आपके प्रशंसक हैं, फिर भी आप सरकार की आलोचना कर देते हो, इतना सच क्यों बोलते हो? मैं इसलिए बोलता हूं कि आने वाले कल में आज जो मैं बोल रहा हूं ये डिकोड हो जाएगा। साइंस पढ़ी होगी कुछ लोगों ने। साइंस में एक नियम है, E = mc²। हालांकि ये पहले हमारे शास्त्र में था। ऊर्जा न पैदा की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, वो केवल रूपांतरित की जा सकती है। यानी कि जो भी पृथ्वी पर बोला गया है वो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी आसमान में कॉस्मिक रेज के साथ। और अमेरिका इस पर काम कर रहा है 20 साल से। आवाजें सुनी गई हैं, उन आवाजों को साथ मिलाने का क्रम जारी है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे रहते या मेरे बाद, आपके रहते आपके बाद, ये सारी आवाजें डिकोड हो जाएंगी। जो छोटे बच्चे यहां सुन रहे हैं 20 के आसपास के,
वो अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान उनकी आवाज में सुन पाएंगे, ये तय बात है। साइंस पहुंच चुकी है यहां तक, आने ही वाली है। शुरू में अलग अलग अक्षर मिलेंगे, बाद में जोड़े जाएंगे, फिर एक सिचुएशन आ जाएगी, फिर कोई आपका छोटा सा मोबाइल नुमा कोई चीज आ जाएगी कि डाला सॉफ्टवेयर और पकड़ लिया। उस समय पूछा जाएगा कि कौन सच बोल रहा था, क्या सचमुच ऐसा कहा था कृष्ण ने, क्या सचमुच ऐसा कहा था गांधी ने, और फिर इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा। जो आज इतिहास के हीरो हैं हो सकता है वो विलेन बन जाएं, और जो विलेन है वो हीरो बन जाएं। मैं रोज सच इसलिए बोलता हूं कि 200 साल बाद जब मेरी बात डिकोड करके सुनी जाए तो मेरे वंश में पैदा होने वाला 5 पीढ़ी बाद का बच्चा कहे कि हमारे खानदान में ये आदमी था, ये सच बोलता था, सच्चाई के साथ था, इसने ये बात बोली।